हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष गुप्ता स्मार्ट स्टडी क्लासेस गरोठा के ऑनलाइन बैच में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो हमारी भारतीय राज्यव्यवस्था संबंधी सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखने वाले हैं मौलिक अधिकारों के पार्ट 3 को। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को अभी तक नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से आप जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप भारतीय राज्यव्यवस्था का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो आप भारतीय संविधान की प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को क्रमबद्ध तरीके से देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार तक कवर किया था। सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अनुच्छेद 31 को। तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था। संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर 300 का के तहत, यह अनुच्छेद भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 300 का के तहत एक विधिक अधिकार बना दिया गया था। विधिक अधिकार बना दिया गया था, अर्थात कि अब संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होने पर न्यायालय में जा सकते हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार है, तो विधिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 32 को, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए क्या पूरे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसकी महत्वता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा या हृदय कहा है। तो हमारे लिए एग्जाम्स में यह भी क्वेश्चन मोस्ट है कि संविधान की आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने किसे कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। और इसके अलावा यदि आपका क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को। यदि यह विशेष रूप से आपसे कहा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसी आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता को हम समझते हैं। मौलिक अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन व शक्तिहीन है जब तक कि इसके लिए कोई पर्याप्त मशीनरी ना हो। तो इसके लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 32 को बनाया और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को इससे संबंधित शक्तियां प्रदान की गई। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर आपकी सुनवाई करता है? इसके लिए 5 प्रकार की रिटें निकाली गई हैं। रिटें कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, नेक्स्ट है परमादेश, नेक्स्ट है प्रतिषेध, नेक्स्ट वन उत्प्रेषण एंड नेक्स्ट वन अधिकार परीक्षा। ये रिटें आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न बने हैं कि कौन कौन सी रिटें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जारी करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अर्थ को समझते हैं, क्योंकि इनके अर्थ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अर्थ भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना। किसको? बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना। इसके बाद परमादेश का क्या अर्थ है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का क्या अर्थ है? मना करना। उत्प्रेषण का क्या मतलब है? पूर्णतः सूचित कीजिए, पूर्णतः सूचित कीजिए।
और अधिकार परीक्षा का क्या अर्थ है? किस अधिकार से। हमारे एग्जाम से प्रश्न बने हैं कि इनके अर्थ क्या क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करना, बंदी को सशरीर प्रस्तुत करना। परमादेश का तात्पर्य है हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध का मतलब है मना करना। उत्प्रेषण का तात्पर्य है पूर्णतः सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा का तात्पर्य है किस अधिकार से। तो एक एक करके सभी को समझने का प्रयास करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसका क्या तात्पर्य है कि जो भी अभियुक्त है अर्थात कि जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसे 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष अर्थात कि मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, वो भी सशरीर के रूप में अर्थात कि शरीर के साथ। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं परमादेश। तो इसका क्या तात्पर्य है कि हम आदेश देते हैं। तो हम परमादेश को समझते हैं कि न्यायालय यह रिट लोक प्राधिकारी, सरकार, निगम आदि के विरुद्ध जारी करता है। यदि वह अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं करता है तो न्यायालय कहता है कि आप अपने कर्तव्यों का सही से पालन कीजिए। क्या कहता है? कि आप अपने कर्तव्यों का सही से पालन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी करता है। किसके लिए? अपने अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अर्थात कि जो उससे नीचे न्यायालय है उनके लिए यह जारी करता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट आम नागरिक या निजी कंपनियों के लिए नहीं है, यह सिर्फ अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ही जारी की जाती है। तो प्रतिषेध का क्या तात्पर्य है कि यदि कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसे मना कर सकता है। यदि कोई अधीनस्थ न्यायालय है अपने अधिकार क्षेत्र से अर्थात कि अपनी सीमा को लांघकर यदि कोई कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे वह काम करने से मना कर सकता है। इसके बाद देखते हैं उत्प्रेषण रिट को। तो उत्प्रेषण रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कब जारी करते हैं? यह भी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ही जारी किए जाते हैं। तो यदि कोई भी मामला लंबित है, कैसा है? यदि कोई भी मामला लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस मामले के बारे में संपूर्ण जानकारी अधीनस्थ न्यायालयों से मांग सकते हैं। कैसे? संपूर्ण जानकारी किसकी? लंबित मामलों की संपूर्ण जानकारी अधीनस्थ न्यायालयों से मांग सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा को समझते हैं। इसमें कहा गया है यदि कोई भी अवैधानिक तरीके से, कैसे? अवैधानिक तरीके से किसी भी पद पर पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे पूछ सकता है कि आप इस पद पर किस अधिकार से बैठे हुए हैं। क्या पूछ सकता है? किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हुए हैं। तो हम लोगों ने अनुच्छेद 32 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। और एक प्रश्न और बनता है इसके लिए कि अनुच्छेद 32 को, किसको? अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता है। क्या? अनुच्छेद 32 को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 33, 34 और 35 को। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 33 को। सशस्त्र सैनिक बल हुए, अर्धसैनिक बल हुए, पुलिस बल हुआ और जितने भी खुफिया एजेंसी हैं, संसद उनके मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। क्या? जितने भी अर्धसैनिक बल हुए, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल हुआ, खुफिया एजेंसी हुई, जैसे कि आप रॉ को देख लीजिए, और सशस्त्र सैनिक बल हुए, इनको भारतीय संसद के द्वारा इनके मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 34 को। अनुच्छेद 33, 34, 35 हमारे लिए उतने ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इनको एक बार देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया है कि मार्शल लॉ, क्या? मार्शल लॉ या सैनिक विधि लागू है। इसको समझते हैं कि माना कि है कोई इलाका है जिसमें कोई आतंकवादी है या कोई भी असाधारण कंडीशन है, तो संसद उस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा सकती है अर्थात कि सैन्य विधि लगा सकती है। तो इस क्षेत्र में जितने भी निवासी निवास कर रहे हैं या जितने भी कर्मचारी हैं उनके मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
जितने भी इस इलाके में कर्मचारी या लोग रह रहे हैं उनके मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 35 को। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए क्या मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए संसद मौलिक अधिकार संबंधी कानून बना सकती है। क्या है? मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए संसद मौलिक अधिकार संबंधी कानून बना सकती है। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग जनहित याचिका को, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में भी पूछी गई है। जनहित याचिका तो एग्जाम्स में ये भी प्रश्न बना है कि जनहित याचिका के जनक किसे कहा जाता है। तो पीएन भगवती को, किसे? पीएन भगवती को। पीआईएल, इसे जनहित याचिका को पीआईएल भी कहते हैं। तो पीएन भगवती को पीआईएल का जनक कहा जाता है या जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। पीएन भगवती सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति रहे हैं। तो देखते हैं कि जनहित याचिका क्या है। पहले क्या होता था कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति होता था जिनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय में शिकायत दर्ज कर सकता था। परंतु जनहित याचिका से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति, मानो कि यह व्यक्ति पीड़ित है, तो इस व्यक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति न्यायालय में शिकायत कर सकता है। या कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि न्यायालय स्वतः संज्ञान ले लेता है। यदि किसी बड़े स्तर पर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायालय स्वतः संज्ञान ले लेता है। तो हम लोगों ने जनहित याचिका को समझा। इसके बाद देखते हैं न्यायिक सक्रियता को। तो जनहित याचिका को इस सेकंड में देखते हैं कि इसमें पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है, पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई भी शिकायत दर्ज कर सकता है और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसके बाद देखते हैं न्यायिक सक्रियता को। तो किसी भी देश में शासन के या सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका का क्या कार्य है? विधियों का निर्माण करना, अर्थात कि विधि बनाना काम किसका है? विधायिका का है। तो न्यायपालिका का क्या काम है? इन्हीं विधियों को अपने अपने क्षेत्रों में लागू करवाने का काम किसका है? कार्यपालिका का है। और न्यायपालिका का काम आप सभी लोग जानते हैं कि न्याय करना न्यायपालिका का काम है, वो भी संवैधानिक तरीके से। तो अनुच्छेद 50 आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कहा गया है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। यह हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 50। क्या कहा गया है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। परंतु जब न्यायपालिका अपने परंपरागत न्यायिक क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए विधायिका और कार्यपालिका के कामों में दखल देती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं। न्यायपालिका जब भी अपने परंपरागत न्यायिक क्षेत्र को छोड़कर कार्यपालिका और विधायिका के कामों में दखल करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? न्यायिक सक्रियता कहते हैं। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो हम लोगों ने मौलिक अधिकारों को बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। और इस वीडियो लेक्चर से संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।